आप लोग को फारिंजा में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे टेस्ट 20 देखने वाले हैं। आज हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के, जो कि आपको सभी एग्जाम्स जो भी बीएचयू के होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आपकी रीजनिंग आती है, BSc, BA, MA और BCom, MCom, LLB, MBA, BEd, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जहाँ पर भी रीजनिंग आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो है आपके यहाँ पे जो सीरीज चल रही थी उसके 500 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखे उसको जाके जरूर देखें। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, विच इज़ द लीस्ट नंबर टू द सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 31,000 सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 17। कह रहा है कि 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके राइट आंसर की, तो इसको कैसे करना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधे सीधे जो है 17 से 3100 को डिवाइड कर देना है। अब अगर एक बार लेकर जाओगे, एक बार आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितना यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, 14 बचेगा, है ना। 14 आपके पास रिमाइंड बचेगा। एक जीरो आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो आप कितने बार लेके जा सकते हो, 17 8 136, 4 यहाँ पे बचा, ए जीरो। अब देखिए 17 दूनी 34 होता है, यहाँ पे आपने 34 लिखा और रिमेनिंग कितना बचा, 6। यही 6 आप अगर जो है 3100 से लेस कर दोगे तो आप जो यहाँ पर रिमेनिंग आपका बचेगा, यहाँ पे जितना भी आपका बचेगा, जैसे कि यहाँ पे जो 31 आपका दे रखा है, तो आपका ये घट कर कितना हो जाएगा, इसमें से आप जब 6 लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 94। तभी क्या होगा कि 7 से जो है पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। आपसे यही कहा जा रहा है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यहाँ पे अगर इतना लिखा जाएगा तो क्या होगा, 17 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे 6 को हमें लेस करना है, बस जो रिमेनिंग बच रहा है वही आपको यहाँ पे लेस करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नियरेस्ट नंबर टू द 4508 विच इज़ द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 21। कह रहा है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पे उसके नियरेस्ट जो है संख्या बतानी है आपको। ये नहीं कि मतलब 4508 जो है उसको आपको बताना है, लेकिन उसके अलावा दूसरी कोई संख्या के बारे में बताना है जो इससे जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी उसको एग्जैक्ट एकदम पूरा डिवाइड हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 21 से जो है इसको डिवाइड आप करेंगे। 21 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग जो बच कर आएगा वो कितना आएगा, 14। देखिए बार बार डिवाइड किया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा कितना बचेगा, 14 बचेगा, यानी 14 आपका शेष बच जाएगा। 14 जो शेष बचेगा उसको क्या करना है, उसमें से पहले 21 को यहाँ पे 21 में से 14 को लेस कर देना है। 21 में जब 14 को लेस करेंगे 7 आएगा। अब 7 को क्या करना है भाई, इसको जो है 4508 में जोड़ देना है। तो 4500 कितना हो जाएगा, 8 7 15, यानी 4515 जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपका, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो आपका ऐसा नंबर जो 21 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। पहला काम आपको क्या करना है, 45 से जो 8 है उसको 21 से विभाजित करना है। 21 से जब विभाजित करेंगे आपके पास रिमेनिंग बचेगा 14 रिमेनिंग जो बचेगा उसको क्या करना है, जिससे आपने भाग दिया था उसमें से उसको लेस कर देना है, उसमें से उसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो आपको फिर से क्या करना है, देखिए आपका जब यहाँ पे 14 बचेगा तो 14 से क्या करना है, 21 को एक बार डिवाइड कर देना है। 21 इस बार एक बार आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे 14 लिखेंगे तो 6 बचेगा, यानी 6 आपका ये यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। 6 नहीं 7 बचेगा। आपका 7 जो बचेगा वो रिमेनिंग हो जाएगा। तो 7 को यहाँ से क्या करना है, इसमें डायरेक्टली आपको ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 4515। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइम नंबर लेस दैन 70, यानी 17 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या है जो मतलब आपका 2 से विभाजित नहीं होती है उनकी बात की जाएगी। तो आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7, उसके बाद कौन आएगा, 11 13 17 19, उसके बाद 23, उसके बाद भाई 23 के बाद आपका कौन आता है, 29 आ जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 के बाद आपका फिर 37 आएगा, 37 के बाद 41, 43 आपका है, उसके बाद 47 आपका आएगा, उसके बाद 53 आ जाएगा, उसके बाद 59, 61 और 67। अगर काउंटिंग की जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। देखिए किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का जो इकाई अंक होता है, यानी जो लास्ट आपका डिजिट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। जो लास्ट डिजिट है दिख रहा है इकाई वाला, इसकी बात की जा रही है। वो भाई किसी जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या की, उसके वर्ग में जो है क्या क्या आ नहीं सकता लास्ट में। देखिए अंतिम में आपका क्या क्या नहीं आएगा, मतलब के वर्ग का इकाई अंक जो है 2, 3, 7, 8 में से कोई नहीं हो सकता है। 2, 3, 7, 8 इनमें से जिसका भी वर्ग, मतलब यहाँ पे जिसके भी अंत में इकाई अंक आ गया, वो आपका क्या है, वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कौन सा वर्ग नहीं हो सकता है या नहीं हो सकती है, तो जिसके अंत में ये वाला आपका आ जाएगा। यहाँ पे चारों आपके नंबर्स दिख रहे हैं, उनमें से कोई भी। तो इसमें आपका 5 है, ये आपका हो जाएगा। इसमें 6 ये भी हो जाएगा, 1 है ये भी हो जाएगा। इसमें 2 आपका दिख रहा है, मतलब ये आपका क्या होगा, आंसर ये आपका रहेगा। ठीक है, ये सब आंसर नहीं है, ये सब मतलब कि ये आपके जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं, जबकि ये वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन आपका क्या है, आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर आपका ये वाला है। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है यहाँ पे 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, जब भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। इन अगर लास्ट में 4 आ गए तो मतलब वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट वन, जस्ट आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट यहाँ से फिर से एक बार पूछा गया है। तो इसमें भी आपका वही ध्यान रखना है, 2, 3 और 7 और 8। तो इसमें देखिए, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, मतलब ये आपका आंसर ये वाला है। 4 इसमें, ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन आंसर फिगर विच क्वेश्चन फिगर इज द कंटेंट। कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृति में किसमें प्रश्न आकृति निहित है। उत्तर आकृति आपका यहाँ पे दे रखी है और आपका ये जो प्रश्न आकृति यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो उसमें से आपसे यहाँ पे जो फिगर्स दिख रहे हैं 4 ऑप्शन, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले बात, तो इस प्रकार का शेप आपका दिखना चाहिए। लाइन के मिड में जो आपका सर्कल होना चाहिए, तो लाइन के मिड में इसमें भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए आपका एकदम नीचे दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। मिड में किस में दिख रहा है, सी में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इन द गिवन आंसर फिगर विच क्वेश्चन फिगर इज द कंटेंट। दी गई उत्तराकृति में किसमें प्रश्न उत्तराकृति निहित है। तो अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं, एक आपका स्क्वायर दिख रहा है, उसके ऊपर जो है आपका ट्रायंगल कॉर्नर में बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रायंगल कॉर्नर में बनने का मतलब स्क्वायर देखिए इसमें है, तो ये आपका नहीं बन पाएगा। और इसमें भी देखिए, इसमें आपका बीचों बीच मिड में दिया है, तो ये भी आपका नहीं बन पाएगा। और इसमें अगर बात करें तो इसमें से भी बीचों बीच से आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं बन पाएगा। बनने के चांसेस किस में, देखिए आपका ए वाला स्क्वायर पोर्शन बन रहा है और इधर आपका ट्रायंगल, यानी सी वाला आपका यहाँ पे बन सकता है एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इन द गिवन आंसर फिगर विच क्वेश्चन फिगर इज कंटेंट। दी गई उत्तर आकृति में किस में प्रश्न आकृति निहित है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ ग्रेटर देन के जैसा साइन बना हुआ है। तो ग्रेटर देन के जैसा साइन किस में बन सकता है, केवल एक ही फिगर इसमें दिख रहा है, कौन सा, बी वाला। सीधा सीधा दिख रहा है, बी वाले में ही केवल आपका यहाँ पे पूरा फुल क्रॉस आपका बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर दी अपियर इन द डिक्शनरी। यानी कि शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पे आपको सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको इसके बारे में पता नहीं चाहिए करना क्या है। देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपके यहाँ पे 5 यहाँ पे टोटल वर्ड्स दिए गए, उनमें आपको जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उसी अनुसार चलना है आपको। देखिए सी आपका सभी में दिख रहा है, यानी इससे हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन पहले नंबर पे है। दूसरे पे चलेंगे तो यहाँ पे यल हमारा सभी में दिख रहा है, फिर भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। तीसरे लेटर के पास चलते हैं, ओ आपका है, मतलब आपका यहाँ पे अभी क्लियर है कि ओ आपका सबसे आगे है। आई, देखिए आई जो है आपका 9 पे होता है, ओ आपका 15, यानी आई वाला आपका यहाँ पे उससे आगे आएगा। देखिए आई आपका ओ से आगे होता है, आई आपका 9 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है। यू आपका 21 पे होता है, यू यानी सबसे पीछे चला जाएगा, यानी तीसरा आपका जो है ए इन दोनों से पीछे रहेगा। अभी तक आपका जो सेकंड पे क्लाइमेट वो आपका क्या चला है, फर्स्ट पे चल रहा है। क्रिएट की बात की, ई आपका 5 पे होता है, ये सबसे आगे आगे आप देखिए। और आपका क्लैप्ड, ए आपका क्लैप्ड है यानी 5, ए आपका सबसे ऊपर, उसके बाद 5 के आगे 4। देखिए 5 और 4 किस में आपका आ रहा है, 5 और 4 किस में आने के चांसेस है भाई। यहाँ पे ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें क्या दे रखा है, 5 और 3। CLU शब्दों में आने वाले अनुसार लिखें और 5 to LI। देखिए भाई यहाँ पे CL है, अच्छा AR है भाई। ठीक है, AR है आपका 4 पे नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान दीजिए। इसमें R है आपका, L इसमें नहीं है, इसमें R आपका है। ठीक है, तो ये CLA आपका 5 तो यहाँ पे ठीक है।
ए आपका मतलब फर्स्ट पे हो गया, जिसमें 5 आपका स्टार्टिंग में नहीं, वो आपका आंसर नहीं, लेकिन 5 आपका सब में स्टार्टिंग में दे रखा है। CLA, अब देखिए CLI आपका यहाँ पे सेकेंड है, तो 5 और 2 किस में है आपका, 5 और 2 आपका यहाँ पे A और C में आपका दे रखा है 5 और यहाँ पे, तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है, ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आपको क्लियर करना कि आंसर है कौन सा। देखिए अब यहाँ पे इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि आपका ये सेकंड पे आएगा और ये आपका फर्स्ट पे आएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि थर्ड पोजीशन पे आएगा कौन। अब देखिए ओ आपका क्या है कि भाई यहाँ पे जो यू है उससे पहले आएगा, मतलब ये तीसरे नंबर पे आएगा, यानी 1 2 3, यानी पहले 5 उसके बाद 2 उसके बाद 1, 5 2 1 आपका दोनों में है, अभी भी क्लियर नहीं कि कौन सा आंसर सही है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका 3 है, उसके बाद CLU, उसके बाद 3 जो आपका है वो आपका पहले आएगा किससे, क्रिएट से आपका पहले आएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 3 आपका पहले क्लटर, यू आपका पहले आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यल इसमें है, आर से जो है कि पहले आता है, आर आपका 18 पे होता है, यल आपका 12 पे होता है, तो इस वजह से आपका कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ए वाला नहीं होगा, सी वाला आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट वन, विच वर्ड कम थर्ड व्हेन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे यम ए सब में देख रहे हैं आप, सब में है, और MAG, देखिए दो में MAG और MAG है, MAN ये आपके दोनों तो लास्ट में चले जाएंगे, आपसे पूछा कि तीसरे स्थान पे। अब इन दोनों में से ही कोई न कोई ऐसा होगा जो आपका किस पर हो सकता है, थर्ड और फोर्थ पे। देखिए क्योंकि यहाँ पे आपका MAGI है, ये दोनों आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, हमें उससे नहीं मतलब, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है थर्ड के बारे में, थर्ड इनमें हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पे D है चौथे नंबर पे, यहाँ पे G है, तो चौथे नंबर पे अगर D यहाँ पे आ रहा है तो D आपका किससे, G से पहले आता है, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, इन आ स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज स्काई मीन्स रेड, रेड मीन्स टोमेटो, टोमेटो मीन्स मिल्क, मिल्क मीन्स सॉइल एंड सॉइल मीन्स वाइट, इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड लैंग्वेज डज द प्लांट ग्रो। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ क्या है, लाल है, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध है, दूध का अर्थ मृदा है, मृदा का अर्थ सफ़ेद है, दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है। पहली बात आपको पता रहना चाहिए भाई प्लांट जो है ग्रो किस में करता है, तो प्लांट जो ग्रो करता है किस में, सॉइल में, यानी मृदा में। प्लांट जो है ग्रो किस में करता है, मृदा में। और सॉइल को कहा गया है, सॉइल मीन्स वाइट, यानी मृदा का अर्थ क्या है, सफ़ेद है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, जिसमें सफ़ेद होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी वाइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो आपका एक्चुअल में होता है वास्तव में उसको आंसर नहीं करना है, पहली बात ध्यान रखना। पौधे जो होते हैं किस में उगते हैं, मृदा में, यानी सॉइल में, जो प्लांट ग्रो करते हैं किस में, सॉइल में, लेकिन सॉइल को आपको कहा क्या गया है, सॉइल सेज अबाउट इंडिकेशन वाइट एंड हियर मृदा का अर्थ क्या है, सफ़ेद है, तो आप सफ़ेद आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड द ब्लू, ब्लू इज द कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड पिंक, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द क्लियर स्काई। कह रहा है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या है। पहली बात आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए भाई साफ आकाश जो होता है वो दिखता कैसा है, तो आपको कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, यानी नीला दिखता है। साफ आकाश जो कैसा दिखता है, क्लियर स्काई जो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। तो नीला आपको देखना पहले नीला है कहाँ पे, नीला यहाँ पे है, ठीक है। देखिए नीले को क्या कहा गया है, आकाश कहा गया, नीले को क्या कहा गया, आकाश कहा गया, बस इतना ही आपको जाना, इसके आगे नहीं जाना है। पहले आपको ध्यान देना है कि नीले को क्या कहा है, बस ये नहीं आगे देखना है कि आकाश को क्या, बस इतना देखना है कि नीले को क्या कहा जा रहा है, यानी ब्लू जो है उसे क्या कहा गया है, तो ब्लू को क्या कहा गया, स्काई, बस आपका स्काई आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड द लेमन, लेमन इज कॉल्ड द फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड फिश, फिश इज कॉल्ड टेल एंड द टेल इज कॉल्ड फिन, देन व्हाट इज रोज। कह रहा है कि यदि नारंगी को नींबू कहा जाए, नींबू को फूल, फूल को मछली, मछली को पूंछ और पूंछ को कलम, तो गुलाब क्या है। तो भाई पहले आपको पता होना चाहिए भाई गुलाब होता क्या है, गुलाब फूल है, तो पहले फूल को देखना है, फूल को क्या कहा गया, मछली। आपको फ्लावर इज कॉल्ड फिश, यानी फ्लावर जो है उसको क्या कहा गया, फिश कहा गया, उसको मछली कहा गया, तो यहाँ पे आपको देखना है बस यहाँ पे मछली आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जो वास्तविक है उसको आंसर नहीं करना है, यानी जो फूल है उसको आंसर आपको नहीं करना है, आपको जो फूल को कहा गया यानी जो फ्लावर को कहा गया है तो उसी को आपको आंसर करना है। नेक्स्ट वन,
इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज स्काई, स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड रोड, एंड देन वेयर आर द एयरप्लेन्स। कह रहा है कि यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु, वायु को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ होते हैं, यानी हवाई जहाज जो है कहाँ उड़ते हैं, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। वेयर आर दी एरोप्लेन्स फ्लाई। अब आपको पता है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं, तो पहले आपको ध्यान देना है कि आकाश को कहा क्या गया है। आकाश को समुद्र कहते हैं। स्काई इज कॉल्ड सी, बस आपका सी आंसर हो जाएगा भाई, सी यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि आकाश को कहा क्या गया, बस इसके आगे मत देखना कि सी को क्या कहा गया, नहीं, केवल देखना है कि आकाश को क्या कहा गया है, बस आंसर। नेक्स्ट वन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हिम एस इज रिटन एज 21st, हाउ विल शिप टैग बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हिम एस को 21st लिखा जाता है, इस कोड भाषा में शिप टैग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो भाई ये 21st कैसे बना है देखिएगा इसको। यहाँ पे आपका 8 है, 9 है, और ये आपका क्या है 13 है। इधर आपका कितना है, इसको देखिए माइनस का साइन, हम इसको बना इसको एक साथ लेते हैं। 1 प्लस का 3 और प्लस का क्या है 5 है। आपका 9 और यहाँ पे जो 8 आप 17 होगा, 17 और प्लस 13 आपका कितना होगा 30, और 5 3 और ए आपका 9 हो गया और 21st हो गया। देखिए यहाँ पे 30 से माइनस का हमने कर दिया, बीच से जो आपका साइन दिख रहा है उसको हमने निगेटिव साइन ले लिया, आपका यहाँ पे लेस कर 21st आ गया। इसी प्रकार से जस्ट आपका जो सेकेंड वाला है उसको भी आपको कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आपका है SIP और माइनस का TAG, ठीक है, इसी प्रकार से उसको बना लेना है। अब आपका यस कितना होता है 19 होता है, और आई कितना होता है 9 होता है, पी कितना होता है 16, इनको लिखा कोष्टक में। उसके बाद 20 प्लस का 1 प्लस का 7। अब इन दोनों को आप जोड़ना है, उसके बाद और कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को जोड़ेंगे बस आपको आंसर मिल जाएगा। 9 18 और 6 14 यानी 44 आपका हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे देखिए 20 27 1 28, इसको जब लेस करेंगे कितना है 16। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, कमल रिमेंबर्स दैट बर्थडे इज बिफोर 24th अप्रैल, हिज मदर रिमेंबर दैट हिज बर्थडे इज आफ्टर 22 अप्रैल। कमल्स बर्थडे फॉल ऑफ विच डेट ऑफ। एक सब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी को नहीं आते हैं। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, उसकी माता को याद है कि 22 अप्रैल के बाद है कमल का जन्मदिन। अप्रैल कौन सी, देख भाई जब आपका 24 और 22 के बीच में है तो आपका एक की तिथि बच रही कौन सी, 23 अप्रैल। नेक्स्ट वन, बॉबीज बर्थडे इज ऑन 5 जून टू मंडे, ऑन विच डे ऑफ द वीक विल पिंकी बर्थडे फॉल इन द सेम ईयर इफ पिंकी वॉज बोर्न ऑन दी 22 सितंबर। कह रहा है कि बॉबी का जन्मदिन जो है 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म जो है 22 सितंबर को हुआ है। तो भाई पिंकी के जन्म की बात की जा रही है, तो उसका जन्म जो है बॉबी के अनुसार ही बताना है कि बॉबी का जन्मदिन जब हुआ है उसी के अनुसार आपको चलना है। तो बॉबी का जो जन्मदिन हुआ है कब हुआ है 5 जून, और उस दिन क्या पड़ रहा है मंडे। अब देखिए 5 जून आपका इधर है, ठीक है, 5 जून से आपको चलना है। अब यहाँ पे आपको कहाँ तक जाना है 22 सितंबर तक, तो 5 जून के बाद जून में बचे आपके कितने 25 दिन और बचे, और उसके बाद आपका जून के बाद जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर कितना है 22 है। अब इसको आपको क्या करना है टोटली भाई जोड़ देना है। टोटली आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 109 दिन। इसको 7 से कर दो डिवाइड, 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 1 7, आपका 3 बचा रिमेनिंग, और 7 पंजे 35, ठीक है। तो 35 आपका 4 यहाँ पे 39 देखिए होगा, और आपका यहाँ पे 15 ये आपका वीक आ जाएगा, यानी 15 सप्ताह और 4 दिन, ये आपका 4 रिमेनिंग है, ठीक है। अब ये 4 दिन आपका क्या करेगा कि भाई 4 दिन ही यही आंसर दिलवा देगा आपका सोमवार, यानी आपका मंडे प्लस 4। तो सोमवार से आप 4 दिन एक्स्ट्रा जब जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा, यानी आपका फ्राइडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, फ्राइडे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका, सिंपल है कुछ नहीं करना। नेक्स्ट वन, प्रियास बर्थडे इज ऑन दी ट्यूसडे अप्रैल 11, ऑन विच डे ऑफ द वीक विल रानीज बर्थडे फॉल इन द सेम ईयर इफ रानी वॉज बोर्न ऑन 31 अगस्त। कह रहा है कि प्रिया का जन्मदिन जो है 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है।
पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। तो यहाँ पे आपको 11 अप्रैल को पकड़ना है और कौन सा दिन है, मंगलवार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अप्रैल में आपकी जो रिमेनिंग दिन है उसको पकड़ लेना है। आपका 19 दिन बचे इधर और जाना कहाँ था, आपको अगस्त तक जाना है, 31 अगस्त तक आपको जाना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका, अप्रैल के बाद मई आपका, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त 31 तक जाना है, सीधा सीधा पूरा लिख देंगे। अब इसको को पूरा जोड़ने के बाद जब जोड़ेंगे आप इसको कितना आएगा 142 और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, ये आपका 20 सप्ताह आ जाएंगे और 2 दिन इसमें क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी शेष बच जाएंगे, रिमेनिंग बच जाएंगे। तो ये 2 दिन आपके जो 2 डेज आपके रिमेनिंग बच रहे हैं, यानी जो एक्स्ट्रा आपके 2 डेज बचे उन्हीं को आपको क्या करना है, आपको ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगल प्लस 2 कर देना है। तो आप अगर मंगल प्लस 2 दिन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी गुरुवार आपका आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, यानी आपका गुरुवार। डी ऑप्शन यहाँ पे गुरुवार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्सडे। ध्यान रखिएगा आपको कुछ नहीं करना, बस इनको जोड़ देना और इसको जोड़ के 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो सप्ताह होते हैं वो कितने 7 दिनों के ही होते हैं। नेक्स्ट वन, अर्नोस बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे 14 मार्च। इफ द प्रणय was born on the 13th September, then what day of the week will be the Pranay's birthday in the same year? कह रहा है कि अर्णव का जन्मदिन जो है मार्च 14, यहाँ पे मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। इसको आपको क्या करना है, पूरा जोड़ देना है। यहाँ पे जो 14 मार्च उससे आपको जोड़ते हुए चले जाना है, ठीक है, और ध्यान देना है कि आपको 14 मार्च से जोड़ते हुए चले जाना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। तो आप 14 मार्च से जब जोड़ना शुरू करेंगे तो इसमें जो रिमेनिंग दिन आपके बचेंगे कितने दिन बचेंगे, 17, क्योंकि 31 का आपका होता है। उसके बाद आपका अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कहाँ तक जाना है 13। इसको जोड़ के आपको क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है। जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 183 आएगा डिवाइड बाई 7। तो आपको यहाँ पे 26 सप्ताह प्लस 1 दिन आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 1 दिन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा जो उसको क्या करना है, आपको मंगल यानी ट्यूसडे प्लस का 1 कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, वेंसडे आ जाएगा, यानी मंगल आपका बुधवार आ जाएगा, वेंसडे आ जाएगा, यानी बुधवार आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, September 27 is a Saturday which day will be on 27th October of the same year। कह रहा है कि 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे पूरे अगर बात की जाए सीधे सीधे तो कितने दिनों की बात कर रहा है, यहाँ पे 30 दिन सीधे सीधे आपके होंगे, ठीक है, 30 दिन आपके होंगे क्योंकि यहाँ पे सितंबर जो आपका होता है 30 का होता है, अक्टूबर आपका 31 का, तो हमें 31 तक जाना नहीं था। यहाँ पे 3 दिन कितने रिमेनिंग बच रहे हैं, प्लस 27 और ये आपका 30 हुआ। 30 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा 2 रिमेनिंग, 2 रिमेनिंग यानी आपका शनिवार यानी सैटरडे, ठीक है। तो शनिवार से आप जब 2 दिन प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, यानी मंडे, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करा कि इफ़ दी थर्ड डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी दी 25th डे ऑफ दैट मंथ। करा कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप जो है डायरेक्टली 7 दिन जोड़ते हुए भी जा सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 3 तारीख को दिया है उसके बाद 7 दिन इसमें जोड़ोगे तो 10 तारीख को फिर से आपका मंगलवार पड़ेगा, फिर से इसमें आप 7 दिन जोड़ोगे तो कब पड़ेगा, 17 तारीख को पड़ेगा मंगलवार, फिर से 7 दिन आप इसमें जोड़ोगे तो 17 7 आपका कितना हो जाएगा, 24 तारीख को पड़ेगा मंगलवार। अब देखिए 24 तारीख को मंगलवार होगा, 25 तारीख को पूछा है तो 25 को 1 दिन आप जोड़ दो तो आपको 25 आ गया। जब इस दिन मंगलवार आपका भाई आ रहा है, यहाँ पे ट्यूसडे आ रहा है तो 1 दिन और जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विजय बर्थडे हैपेंड ऑन द फरवरी 29 देखिए यहाँ पे फरवरी जो है 29 में दिया 1988। हाउ मेनी बर्थडेज वुड हैव बी सेलिब्रेटेड बाई 29 टू
2004। विजय का जन्मदिन जो है 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29/2/2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए होंगे? तो यहाँ पे विजय के जन्मदिन की बात की जा रही है। देखिए आपका लीप ईयर में यहाँ पे दिया गया, सबसे बड़ी बात है कि लीप ईयर में दिया गया, तो उससे आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर जो आपके कब आएंगे, 4 वर्ष बाद ही आएंगे। तो आपका अगर 29 फरवरी को विजय का जन्म हुआ 1988 में, तो अगला जो लीप ईयर पड़ेगा 1992 पड़ेगा, यानी 1। उसके बाद 92 के बाद कब पड़ेगा, 96 पड़ेगा, यानी 2। उसके बाद 96 के बाद कब पड़ेगा, यहाँ पे 2000 सीधे, यानी 3रा। उसके बाद 2004 में पड़ेगा, यानी 4था। यानी कितने बर्थडे हुए भाई, 4 ही तो बर्थडे हुए, यानी 4 बार कितने दिन जन्मदिन मनाए होंगे, 4 बार जन्मदिन मनाया गया होगा। नेक्स्ट वन, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज द थर्सडे देन व्हेन विल बी मंडे कम। कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। देखिए कह रहा है कि कल से पहले का दिन, अगर कल की बात करें यानी टुमारो से पहले जो था क्या था भाई, यहाँ पे बृहस्पतिवार था यानी थर्सडे था, यानी गुरुवार था। अगर कल यानी टुमारो, तो भाई आज क्या होगा, टुडे। तो आज क्या, देखिए कल यहाँ पे अगर यहाँ पे गुरुवार था, कल के पहले, तो कल क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा, यानी शुक्रवार रहा होगा। तो भाई आज क्या होगा, शनि होगा, यानी सैटरडे होगा। तो भाई कल क्या रहेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये आपका बीता हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये यस्टरडे रहेगा, ये बीता वाला है तो यस्टरडे रहेगा, ठीक है। यानी कि ये यस्टरडे, टुमारो नहीं यस्टरडे रहेगा, क्योंकि बीते वाले की बात की जा रही है। अब आने वाला जो कल है वो आपका टुमारो रहेगा, ठीक है। आने वाला जो कल है वो टुमारो। देखिए शनि है तो यहाँ पे रवि हो जाएगा, यानी संडे आपका हो जाएगा। और एक दिन इसके आगे जो है टुमारो जो नेक्स्ट आपका आएगा डे यहाँ पे, वो आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, यानी सोमवार हो जाएगा। तो यही तो आपका राइट आंसर है। यही आपसे पूछा गया है कि भाई जो सोमवार कब आएगा, तो कल के बाद का दिन, यानी कल के बाद का जो दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार होगा। यानी बी ऑप्शन कह रहा है कि द डे आफ्टर टुमारो। देखिए डे आफ्टर टुमारो यानी नेक्स्ट डे आपका यहाँ पे क्या होगा, टुमारो से नेक्स्ट जो नेक्स्ट टुमारो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मंडे हो जाएगा, यानी सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इफ 1 जनवरी इज फ्राइडे देन व्हाट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ मार्च इन अ लीप ईयर। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। थोड़ा सा हिंदी वालों को समस्या हो सकती है, यहाँ पे अधिवर्ष दिया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश को नॉलेज है तो वहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि लीप ईयर, ठीक है। तो आपको लीप ईयर ध्यान रखना है कि यानी आपकी जो फरवरी होगी कितनी होगी, 29 की होगी। जनवरी 1 जनवरी को आपको शुक्रवार है, 1 जनवरी आपको शुक्रवार है, तो यहाँ से आपको देखिए 1 जनवरी को छोड़ दो, उसके बाद बचे कितने, 30 दिन इधर, और बाकी आपके 29 दिन, बाकी इधर आपका एक टोटल कितने 60, इसको आप कर दो 7 से डिवाइड, तो कितना होगा 7 8 56, बचेगा कितना 4, यहाँ पे बच जाएगा 7 8 56, और बचे आपके कितने 4 बचे। अब 4 ये आपका बचा है, जो पहला दिन आपका यहाँ पे दिया है उस दिन क्या दिया है, फ्राइडे दिया है, यानी वहाँ पे क्या दिया है, फ्राइडे यानी शुक्रवार दे रखा है, तो इसमें आपको शुक्रवार प्लस 4 कर देना है। तो शुक्रवार प्लस 2 आपका संडे हुआ, 2 आपका और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी ट्यूसडे आपका आ जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, इफ द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक शोज द टाइम ऑफ द 3:20 व्हाट विल बी द क्लॉक करेक्ट टाइम। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:20 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। देखो भाई घड़ी आपकी यहाँ पे बनाया है और इसने फॉर्म को चेंज करके दिखाया, यहाँ पे आपका 12 9 और 6 और यहाँ पे 3, कह रहा है कि भाई 3:20 हो रहा है, तो यहाँ पे आपके कुछ होगी आवर वाली नीडल और एक नीडल होगी यहाँ पे, यानी 4 पर एक नीडल होगी। तो 3:20 हो रहा है, किस में हो रहा है, वो आपका प्रतिबिंब में हो रहा है, वो आपका दर्पण प्रतिबिंब में हो रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी जो मिरर इमेज होता है वो कहाँ होगा, वो आपका साइड में बनता है, वो आपका साइड में बनेगा। अब देखिए जब आप इसको लेके जाएंगे वास्तविक में, यानी जो वास्तव में समय हो रहा है उस पर लेके जाएंगे तो आपका क्या होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो यहाँ पे है वो आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी आपका जो समय दिखाएगा वो 9 बजेगा, ठीक है 9 बजेगा, क्लियर एकदम।
अब यहाँ पे अगर एक यहाँ पे लाइन आपका देखिए, यहाँ पे 2 बीच में लाइनिंग रहेंगी, एक यहाँ पे 4 पे, एक आपका 5 पे होगी। तो एक लाइनिंग आपके नीचे, मतलब एक खाना छोड़ के नीचे आपका है, तो एक खाना छोड़ के यहाँ पे भी आपका नीचे चलाना, 8 पे आ जाओगे। तो अगर 8 पे आ रहा है, यहाँ पे 9 बज रहा है, तो 8 पे पहुँचने का मतलब कितना, 40 मिनट हो रहा है, यानी 9:40 आपका जो वास्तव में समय हो रहा है कितना, 9:40 होगा। ध्यान रखिएगा, खाने से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो बीच में रिमेनिंग स्पेस होता है उनकी बात, जो 5 मिनट की गैपिंग होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन था, एकदम वेरी सिंपल। अगर नहीं समझ में तो क्लॉक वाले जो चैप्टर है उसको जाके देख लेना, या तो मैराथन जो क्लासेस है वहाँ पे भी आपको क्लॉक पढ़ाया गया, कैलेंडर भी वहाँ पढ़ाया गया, सभी चीज़ें आपकी मैराथन क्लासेस में अपलोडेड हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे बस जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंशियल विदाई सर। थैंक यू।